हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 20 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम 19 दिसंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स प्लस जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और इससे पहले मैं जो रिवीजन करवाता था वह 2 या 3 दिन के अंतराल पर करवाया करता था। लेकिन आप लोगों की मांग थी कि इस क्लास का जो रिवीजन है 1 दिन के अंतराल पर करवाया जाए, यानी कि जैसे ये क्लास 19 दिसंबर को करवाई गई है तो उसका रिवीजन 20 दिसंबर को करवा दिया जाए। तो आप लोगों की मांग पर हमने ये क्लास जिस तरीके से आपने कहा है उसी तरीके से हमने रिवीजन इसका स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो 19 दिसंबर को क्लास करवाई गई थी और मैं उसका रिवीजन आपको 20 को करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश को यूएन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया है। तो इससे जो निष्कासित किया गया है, कौन से देश को निष्कासित किया गया है? ईरान को। ईरान को क्यों निष्कासित किया गया है, इसका कारण क्या है? ईरान में लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या किया गया है, इस देश को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया है। बात करेंगे हम यूएन की, तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? अगर यूएन की स्थापना पूछी जाएगी तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 24 अक्टूबर को इसीलिए क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग इस पॉइंट को नोट जरूर कर लेना कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान जो महासचिव हैं कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। बात पूछी जाती है यहाँ से कि एंटोनियो गुटेरस जो हैं यह कौन से देश के हैं? तो एंटोनियो जो गुटेरस हैं यह पुर्तगाल निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? पुर्तगाल निवासी हैं। अगर बात करेंगे इसकी संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव थे कौन थे? ये त्रिगवेली थे। ये भी पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे त्रिगवेली, ये कौन से देश के थे? तो ये थे नॉर्वे के। त्रिगवेली किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान से सुनना है और जो नहीं पता है उनको अपनी कॉपी पर नोट करना है। उसके बाद में यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर अंग पूछे जाएंगे तो कितने बताने होंगे? इसमें 6 अंग हैं और उसी 6 अंग में से एक अंग है इकोसोक। कौन सा? इकोसोक, यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद। 6 अंगों में से एक अंग कौन सा है? सामाजिक आर्थिक परिषद है। और इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य आपको याद रखना है कि इसके सदस्य हैं 54। ये मैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सदस्य बता रहा हूँ सामाजिक आर्थिक परिषद के। सामाजिक आर्थिक परिषद के कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बात आई है यहाँ पर ईरान की, तो ईरान के द्वारा अभी हाल ही में एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? नूर उपग्रह। नूर उपग्रह कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान में ही एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है रामसर, और वहीं पर एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? रामसर समझौता। पूछा जाता है कि रामसर समझौता कब हुआ था, तब आपको बताना है कि जो रामसर समझौता है ये 2 फरवरी 1971 हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूएन से संबंधित है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यूएनएससी। ये यूएनएससी क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। जिस प्रकार से हमने बताया कि इकोसोक जिस प्रकार से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र का, उसी प्रकार से एक अंग है इसका यूएनएससी। यूएनएससी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद।
यहाँ से ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तब आपको बता देना है कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य कैसे होते हैं, 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य कैसे होते हैं, 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये भी एक संयुक्त राष्ट्र का अंग है। संयुक्त राष्ट्र के कुल अंग हमने कितने बताए, 6, और उसमें से हमने एक देखा इकोसोक और दूसरा देखा यूएनएससी और तीसरा एक और अंग इसका महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाता है। इसका मुख्यालय पूछे जाने का कारण क्या है, इसका अगर कारण हम लोग जानने की कोशिश करें तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये निकलता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं उनमें से 5 अंगों का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन एकमात्र अंग ऐसा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। बाकी जो इसके 5 अंग हैं उन सभी का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क में, लेकिन एकमात्र अंग ऐसा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कि इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, लियो वाराडकर। ये लियो वाराडकर कौन है, लियो वाराडकर जो है ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बने हैं लियो वाराडकर। और ये जो लियो वाराडकर हैं कौन से देश के हैं, ये भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं ये भारतीय मूल के हैं। और ये जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री बने थे कब, 2017 में। पहली बार प्रधानमंत्री 2017 में बने थे और अब फिर से 2022 में ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बात की जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड में जो निम्न सदन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डाइल। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो निम्न सदन होता है उसे क्या कहते हैं, भारत में निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा और उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। उसी प्रकार से आयरलैंड में जो निम्न सदन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डाइल। क्या कहते हैं, डाइल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूके के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बने हैं ऋषि सुनक। ये भी भारतीय मूल के हैं और इनकी पार्टी कौन सी है, इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। नेक्स्ट पॉइंट है कमला हैरिस। कमला हैरिस का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हैं अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस बनी है। ये नाम भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हलीमा याकूब। ये जो हलीमा याकूब हैं ये जो है मलेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि मलेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो हलीमा याकूब है। मलेशिया की राजधानी पूछी जाए तो मलेशिया की राजधानी आपको बताना है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या होती है, मलेशिया की राजधानी होती है कुआलालंपुर। उसके बाद में अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर बात की जाए तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 23 जून 1894 को हुई थी। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है ल्यूशाने में। देखो इसकी जो स्थापना है 23 जून 1894 को हुई थी, इसीलिए जो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहले नंबर का जो ओलंपिक गेम हुआ था कब और कहाँ हुआ था, पहले नंबर का जो ओलंपिक गेम हुआ कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 1896 को ग्रीस की राजधानी एथेंस में। कहाँ हुआ था, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। अगर पूछा जाए कब हुआ था तब आपको बताना है 1896 में। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके थॉमस बाक। कौन है, थॉमस बाक। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2020 का जो ओलंपिक गेम है ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था टोक्यो में।
और 2024 वाला जो ओलंपिक खेल होगा कहाँ खेला जाएगा, ये खेला जाएगा पेरिस में। और 2028 वाले जो ओलंपिक गेम होंगे कहाँ होंगे, ये होंगे लॉस एंजल्स में। और 2032 वाले जो ओलंपिक गेम हैं ये कहाँ होंगे, ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम टोक्यो ओलंपिक की। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें पदक तालिका के बारे में। तो पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो भारत का स्थान रहा था वह रहा था 48वां स्थान। अब 48वां स्थान रहा था तो भारत ने कुल मिलाकर कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने कुल मिलाकर इसमें 7 मेडल जीते थे। कितने मेडल, 7 मेडल। एक था गोल्ड मेडल और 2 थे सिल्वर मेडल और 4 थे ब्रॉन्ज मेडल। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल किसने जीता था, गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है, इनका खेल है भाला फेंक। इसी प्रकार से जो 2 सिल्वर मेडल जीते गए किसके द्वारा जीते गए, एक तो जीता गया मीराबाई चानू के द्वारा और दूसरा सिल्वर जीता गया रवि दहिया के द्वारा। रवि दहिया का खेल कौन सा है, रवि दहिया का खेल है कुश्ती। और मीराबाई चानू का खेल कौन सा है, मीराबाई चानू का खेल है भारोत्तोलन। अब इसी प्रकार से 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए, तो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। एक जीता गया हॉकी इंडिया टीम के द्वारा। हॉकी इंडिया टीम ने किस टीम को हराया था, जर्मनी को हराकर जीता है। प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाएगा कि हॉकी इंडिया टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हराकर सिल्वर मेडल जीता, तब आपको बताना है जर्मनी को हराकर। अब कुश्ती में जो सेकंड वाला ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, कुश्ती में जीता गया, किसने जीता, बजरंग पुनिया ने। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता, किसने जीता, पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु का खेल कौन सा है, बैडमिंटन है। और लवलीना बोरगोहन ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, इनका खेल कौन सा है, इनका खेल है बॉक्सिंग। तो ये था टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के बारे में ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, ये प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा था, भारत इसमें रहा था 24वें स्थान पर। और कुल कितने मेडल जीते थे, कुल 19 मेडल जीते थे। और जिसमें से 5 क्या थे, 5 थे गोल्ड मेडल। 19 मेडल जीते, 19 मेडल्स में से 5 मेडल कैसे थे, 5 मेडल थे गोल्ड मेडल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय ओलंपिक जो संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ के हेड कौन बनी है, अभी ये हाल ही में चुनी गई हैं, ये पीटी ऊषा बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है पीटी ऊषा को। इन्हीं को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ये जो पीटी ऊषा हैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं, तो इसलिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्षेत्रीय परिषद से संबंधित। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए जो परिषद होती है उसे क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है। बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद की, तो क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना है कब हुई थी, ये 1956 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद की, तो क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। और वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। मतलब कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन हुए, अमित शाह हुए। अब ये जो क्षेत्रीय परिषद हैं इनके पार्ट कौन कौन से हैं, मतलब ये कितने भागों में विभाजित है। एक तो हो जाएगा यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, एक हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और एक हो जाएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, और एक हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और एक हो जाएगा मध्य वाला क्षेत्रीय परिषद, और एक हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो ये कुल मिलाकर क्षेत्रीय परिषद हैं, 5-6 क्षेत्रीय परिषद हैं। और इन सभी क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना है 1956 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 के अधिनियम से हुई थी। आपसे अगर स्थापना अधिनियम पूछे, चाहे तो वो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का पूछे, चाहे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का पूछे, चाहे तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का पूछे, और चाहे तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, और चाहे तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का, इन सभी की स्थापना हुई 1956 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन एकमात्र जो
क्षेत्रीय परिषद है पूर्वी क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 के अधिनियम से हुई थी। तो ये तो हमने बात की अभी तक स्टैटिक जीके की। अब यहाँ से जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो क्या है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता हुई है। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, ये बैठक कौन से नंबर की हुई है, तो ये जो बैठक है 25वें नंबर की हुई है। कौन से नंबर की, ये जो बैठक हुई है 25वें नंबर की बैठक हुई है। ये ज़रा आपको यहाँ से याद रखना है। और ये जो बैठक हुई है कहाँ हुई है, तो ये जो बैठक हुई है ये हुई है कोलकाता में। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। बात करेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद से हमको दो प्रश्न याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वो ये हैं कि जो अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 263 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री साहब। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जीएसटी परिषद। तो जीएसटी परिषद से संबंधित हमको तीन प्रश्न यहाँ पर याद रखने हैं। पहला तो ये याद रखना है कि इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है और इसके हेड कौन होते हैं। और तीसरा पॉइंट हमको ये याद रखना है कि अभी हाल ही में इसकी जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है। तो जो जीएसटी परिषद है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 279A में है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री होते हैं, और वित्त मंत्री वर्तमान समय में कौन है, निर्मला सीतारमण है। यानी कि जीएसटी परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन, निर्मला सीतारमण। और जीएसटी परिषद की जो अभी हाल ही में बैठक हुई है कहाँ हुई है, तो ये हुई है चंडीगढ़ में। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि IEI उद्योग जो उत्कृष्टता पुरस्कार है, IE उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जो 2022 हैं ये कहाँ प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जो IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 है इनको कहाँ पर प्रदान किया गया है, तो इनको प्रदान किया गया है चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में प्रदान किया गया है। और अगर पूछा जाए कौन से सरकारी निगम को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है NMDC को। NMDC जो सरकारी निगम है इसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। NMDC का मतलब है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। मतलब क्या है इसका, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। यानी कि जो IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 है किसे दिया गया है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। अगर बात की जाए कि ये जो पुरस्कार है इसे क्यों दिया गया है, तो इसे जो पुरस्कार दिया गया है क्यों दिया गया है, तो लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ONGC की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये कौन थी, अलका मित्तल थी। और अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है। तो नवीनतम जो महारत्न कंपनी है ये REC है। REC का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है ये नवीनतम महारत्न कंपनी है। और कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं, कुल महारत्न कंपनियां हैं 12। कितनी हैं, 12 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं ये क्या हैं, पूछा जाता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो यह लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तब भी बताना है कि ये लोहे का अयस्क है। पूछा जाता है कि लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है, तो ये है मैग्नेटाइट। कौन है, मैग्नेटाइट। और यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है। भारत के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है, तो ये है हेमेटाइट। कौन सा है, हेमेटाइट है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लौह इस्पात संयंत्र से संबंधित। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लौह इस्पात संयंत्र। तो ये जो टिस्को है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी, टिस्को की स्थापना को और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी साकची में। कहाँ हुई थी, साकची में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में दिया गया है बोकारो संयंत्र। बोकारो संयंत्र कहाँ है, तब आपको बताना है ये झारखंड में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बोकारो संयंत्र को किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो इसे सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। और यह कौन से 5 ईयर प्लान में स्थापित हुआ था? थर्ड 5 ईयर प्लान में यह स्थापित हुआ था, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय इसको स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से राउरकेला संयंत्र के बारे में पूछा जाता है कि राउरकेला संयंत्र कहाँ है और इसे किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। तो राउरकेला जो संयंत्र है ये उड़ीसा में है और इसको जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। और भिलाई संयंत्र कहाँ है? भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और इसे किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। उसके बाद में दुर्गापुरा संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और इसे इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। और ये जो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा हैं, इन सबको सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किया गया था। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के वर्तमान हेड कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के वर्तमान हेड कौन है? तो ये हैं सतीश पाई। अब यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है बॉक्साइट। पूछा जाता है कि बॉक्साइट क्या है। अगर प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो जो एल्यूमिनियम का अयस्क है कौन सा है? बॉक्साइट है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मोनोजाइट मृदा। मोनोजाइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मोनोजाइट जो मृदा है ये केरल में पाई जाती है और ये किसका अयस्क है? मोनोजाइट मृदा थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन। ये जो ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन है इससे संबंधित हमको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि जो ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन है इसका आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन 17 दिसंबर 2022 को कर्नाटक में किया गया। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का संबंध कौन सी भाषा से है? ब्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का संबंध कौन सी भाषा से है? तब आपको बता देना है कि इसका संबंध कन्नड़ भाषा से है और ये इस बार इसका कौन सा संस्करण है? 6ठा संस्करण है। अब भाषा से संबंधित हम सभी प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि पूछा जाता है शास्त्रीय भाषा, तो पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो ये सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल और इसका दर्जा कब दिया गया था? वर्ष 2004 में। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? नवीनतम शास्त्रीय भाषा है उड़िया और इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2014 में। कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? कुल शास्त्रीय भाषाएं हैं 6 और इन 6 के आपको नाम याद रखना है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और ये जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं इनमें सबसे प्राचीन कौन सी है? तमिल और नवीनतम कौन सी है? उड़िया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोक बोरोक भाषा। कोक बोरोक भाषा कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है त्रिपुरा से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तब आपको बता देना है कि भाषा संबंधित 8वीं अनुसूची है। और बात की जाए कि जो भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित जो 8वीं अनुसूची है तो इसके मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन जो वर्तमान संविधान हमें देखने को मिलता है और उसकी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हमको देखने को मिलती हैं? 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। यानी कि कुल मिलाकर 8 भाषाएं इसमें बाद में जोड़ी गई हैं। तो ये 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं इन सभी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है और ये 15वीं भाषा होती है। इसी प्रकार से एक और संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा 3 नई भाषाओं को जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो यहाँ तक भाषाएं कितनी हो जाती हैं? 18 भाषाएं हो जाती हैं। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो पहले 14 थी, 15वीं जोड़ी गई सिंधी और 3 और जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? 18। उसके बाद में 4 और जोड़ेंगी तो कुल भाषाएं कितनी हो गई? कुल भाषाएं इसमें हो गई 22 यानी कि 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहले नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। कौन सी भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सुशासन सप्ताह। सुशासन सप्ताह का प्रारंभ कब किया गया? 19 दिसंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया है और यह कब तक चलने वाला है? 25 दिसंबर तक चलने वाला है। तो सुशासन सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका दूसरा संस्करण है, क्योंकि जो सुशासन सप्ताह है पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 2021 में मनाया गया था। बात करेंगे सुशासन दिवस की, तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो सुशासन दिवस है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस की, तो महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर दिवस दिया गया है पराक्रम दिवस। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। और ये 26 दिसंबर 2022 को पहली बार मनाया जाएगा, इससे पहले कभी भी नहीं मनाया गया है। स्वच्छ अमृत महोत्सव। स्वच्छ अमृत महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया? 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। स्टार्टअप डे कब मनाया जाएगा? स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाएगा। विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। विजय दिवस कब मनाते हैं? विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड। तो अभी हाल ही में स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिपेंडेंस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडिपेंडेंस। अगर पूछा जाए कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया है रिलायंस कंपनी ने। किसने लॉन्च किया है? रिलायंस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ से? गुजरात से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि 5G सेवा का शुभारंभ कब किया गया? 5G सेवा का जो शुभारंभ है 1 अक्टूबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रिलायंस के द्वारा 5G सेवा को कहाँ से शुरू किया गया है? तो नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान से इसको शुरू किया गया है। पहले नंबर का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जो है इसको कहाँ स्थापित किया गया है और कौन सी कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो अगर पूछा जाए कहाँ स्थापित किया गया है, तब आपको बता देना है जैसलमेर। और कौन सी कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, तब आपको बता देना है अडानी ग्रुप के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्वास स्वरूपम। ये विश्वास स्वरूपम क्या है? ये भगवान महादेव की प्रतिमा है और इसको कहाँ स्थापित किया गया है? राजसमंद नाथ द्वारा में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। प्रो कबड्डी लीग 2022। प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो 9वां संस्करण है किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो 9वां संस्करण है यह जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया है। और उपविजेता कौन बना है? उपविजेता बना है इसका पुनेरी पल्टन। कौन? पुनेरी पल्टन। और जो प्रो कबड्डी लीग 2022 है इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर है इसका वीवो। और जो प्रो कबड्डी लीग है ये पहली बार कब खेला गया था? पहला सीजन जो है इसका 2014 में खेला गया था। और उस समय इसका विजेता कौन बना था? उस समय भी इसका विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स बना था। और इस बार जो इसका फाइनल मैच है कहाँ खेला गया है? फाइनल मैच जो इसका 2022 वाला है ये मुंबई में खेला गया है। बात करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 8वां संस्करण। इसके 8वें संस्करण का विजेता कौन है? इसके 8वें संस्करण का विजेता है दबंग दिल्ली। 8वें संस्करण का विजेता दबंग दिल्ली। 9वें संस्करण का विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है थॉमस कप। थॉमस कप किसने जीता है? थॉमस कप इंडिया के द्वारा जीता गया है। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप अभी हाल ही में किसने जीता है? ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। किस देश को हराकर? चीन को हराकर। संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? केरल की टीम ने जीता है। डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप का खिताब जीता है बेंगलुरु की टीम ने।
विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र टीम ने जीती। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई है। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो थॉमस कप है, उबेर कप है, संतोष ट्रॉफी है, डूरंड कप है, विजय हजारे ट्रॉफी है और रणजी ट्रॉफी है, इन सभी का संबंध कौन से खेल से है? इन सभी का संबंध कौन से खेल से है, ये आपको कमेंट करके बताना है। लिखना है थॉमस कप, उसके सामने उसका खेल लिखना है। उबेर कप लिखना है, उसके सामने उसका खेल लिखना है। संतोष ट्रॉफी के सामने संतोष ट्रॉफी से संबंधित खेल लिखना है। डूरंड कप से संबंधित डूरंड कप के सामने खेल लिखना है। इसी प्रकार से सभी को लिखना है और आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। FIH नेशंस कप 2022। FIH नेशंस कप 2022 जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया स्पेन में। और इसका जो फाइनल मैच हुआ है, कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? इंडिया और स्पेन के बीच में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाएगा कि FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। और उपविजेता कौन रहा? उपविजेता रहा इसमें स्पेन। इंडिया की जो टीम थी, इसकी कप्तान कौन थी? इसकी कप्तान थी सविता पुनिया। कप्तान कौन थी? सविता पुनिया थी। अब बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके हैं मोहम्मद तैयब इकराम। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारतीय हॉकी महासंघ। भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ पूछेगा तो मोहम्मद तैयब इकराम। भारतीय हॉकी संघ पूछेगा तो दिलीप तिर्की हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया इंडिया में। विजेता कौन रहा? इसका विजेता रहा स्पेन। और स्पेन ने किस देश को हराया? कोलंबिया को हराया। उसके बाद में लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि भारतीय टीम ने जीता है तीसरी बार T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप। तो T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारतीय टीम ने जीता है। और कौन सी बार जीता है? ये तीसरी बार जीता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।